नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। शतरंज की बाजी में शोर मचाने वाले अक्सर हार जाते हैं और खामोशी से चाल चलने वाले इतिहास बना जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया को हर दूसरे ही दिन अपनी ताकत का एहसास करवाने वाला चीन अब हर नई चाल बेहद सोच समझ कर चल रहा है, और जो पाकिस्तान कभी हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को घेरने के सपने देखा करता था, वही आज अपनी ही बात मनवाने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आता है। दुनिया की राजनीति में आज सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग असली गेम चेंजर बन चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो देश कभी भारत को सलाह देने में सबसे आगे रहते थे, वहीं आज भारत के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कतार में खड़े दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा कौन सा खेल खेला गया जिसने चीन की महत्वाकांक्षाओं और पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा दोनों की दिशा बदल कर रख दी? पूरी खबर बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। विदेश नीति का नया दौर, चीन के हर कदम पर नजर, ड्रैगन को चारों तरफ से चुनौती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐसी डिप्लोमेसी दिखाई है जिसने चीन की विस्तारवादी स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और मिडिल ईस्ट के पुराने समीकरणों को गहराई से प्रभावित कर दिया है। यह भारतीय फॉरेन पॉलिसी का एक ऐसा दौर माना जा रहा है जहां बिना युद्ध छेड़े भारत ने दुनिया के बड़े मंचों पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाई है। आज भारत की विदेश नीति केवल डिफेंसिव नहीं रही, बल्कि असरदार, आत्मविश्वासी और स्ट्रैटेजिक बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाकिस्तान के उस पुराने मुस्लिम कार्ड को कमजोर करना है, जिसका इस्तेमाल वो दशकों तक भारत के खिलाफ करता रहा। अगर चीन की बात करें तो भारत की स्ट्रैटेजी और भी ज्यादा बड़ी दिखाई देती है। चीन ने लंबे समय से हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी पर काम किया। इसके तहत उसने भारत के आसपास के कई देशों में बंदरगाहों यानी पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश इन्वेस्टमेंट किया। पाकिस्तान का ग्वादर, श्रीलंका का हम्बनटोटा, बांग्लादेश का चटगांव और अफ्रीका का जिबूटी, और अब बांग्लादेश में मुंगोरा पोर्ट इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा माने जाते हैं। भविष्य में ये कमर्शियल पोर्ट्स चीन की मिलिट्री प्रेजेंस को और ज्यादा समर्थन दे सकते हैं। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी काउंटर स्ट्रैटेजी डेवलप की, जिसे नेकलेस ऑफ डायमंड्स कहा जाने लगा। इसका उद्देश्य हिंद महासागर और आसपास के इंपॉर्टेंट समुद्री क्षेत्रों में भारत की स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस मजबूत करना था। इस स्ट्रैटेजी के तहत भारत ने कई महत्वपूर्ण बंदरगाहों और साझेदारी देशों के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत किया। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम ईरान के चाबहार बंदरगाह में भारत की भागीदारी रही। चाबहार की स्ट्रैटेजिक पोजीशन पाकिस्तान के ग्वादर के बेहद करीब है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत को पाकिस्तान के बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का एक ऑप्शनल रास्ता मिला। साथ ही यह भारत के लिए ट्रेड और रीजनल कनेक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट केंद्र बन गया। इसके बाद भारत ने इंडोनेशिया के सबांग बंदरगाह पर पहुंच बढ़ाई। ये बंदरगाह मलक्का स्ट्रेट के बेहद करीब बना है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में शामिल मलक्का स्ट्रेट की चीन के फ्यूल इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसलिए इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती मौजूदगी को स्ट्रेटेजिक बैलेंस के रूप में भी देखा जा रहा है, लेकिन इससे चाइना की सांसें ऊपर नीचे होने लगी है। किसी भी संभावित संकट की स्थिति में यह जगह हिंद महासागर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत बनाएगा। भारत ने ओमान के दुख्म बंदरगाह और मॉरिशस के आगलेगा द्वीप पर भी अपने स्ट्रैटेजिक सहयोग को आगे बढ़ाया है। इन जगहों से भारतीय नेवी और मैरीटाइम सर्विलेंस की क्षमता बढ़ी है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स
और सर्विलेंस सिस्टम्स की मदद से हिंद महासागर में गतिविधियों पर पहले की तुलना में अब ज्यादा निगरानी भारत के लिए संभव हो गई है। इससे समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता दोनों को मजबूती मिलेगी। भारत की चीनी नीति केवल हिंद महासागर तक सीमित नहीं रही है, उसने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड को भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म के रूप में मजबूत किया है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भारत ने फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की सोच को आगे बढ़ाया। इसका उद्देश्य समुद्री कानूनों का सम्मान, सुरक्षित समुद्री व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की है, जिसे कई जानकार चीन की बढ़ती आक्रामकता के संतुलन के रूप में देखते हैं। इसके अलावा भारत ने दक्षिण चीन सागर के देशों के साथ भी अपनी रक्षा संबंध मजबूत किए हैं। फिलीपींस को भारत द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की सप्लाई इस दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे फिलीपींस की समुद्री सुरक्षा क्षमता में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। तो वहीं वियतनाम और मलेशिया के साथ भी रक्षा सहयोग, मिलिट्री ट्रेनिंग और सुरक्षा साझेदारी लगातार बढ़ी है। इससे भारत ने यह संकेत दिया है कि अगर उसकी सीमाओं पर दबाव बनाया जाएगा तो वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के माध्यम से अपने हितों की रक्षा करेगा। पाकिस्तान का मुस्लिम कार्ड फेल, मुस्लिम देशों में बदलते समीकरण, नई दिल्ली की खाड़ी नीति। 2014 से पहले जब भी पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश करता था, वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC का सहारा लिया करता था। लगभग 57 इस्लामिक देशों के इस संगठन में पाकिस्तान अक्सर कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता था। उस समय कई बार पूरा इस्लामिक ब्लॉक भारत के खिलाफ एकजुट दिखाई देता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। पूरे OIC से सामूहिक बातचीत करने के बजाय भारत ने उनके बीच सबसे प्रभावशाली देशों यानी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ सीधे सीधे मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और स्ट्रैटेजिक संबंध बनाए। इस डिप्लोमेसी का असर धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा। भारत ने इन देशों के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसा सिचुएशन बना दिया कि जहां अब या तो उन्हें पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को और भारत के साथ लंबे समय के ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में से किसी एक को चुनना था। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और UAE के नेतृत्व अपने देशों को तेल आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ाकर टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और मॉडर्न इकोनॉमी की ओर ले जाना चाहते हैं। उनके विजन 2030 जैसे कार्यक्रमों के लिए दुनिया के सबसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक भारत इंपॉर्टेंट बन गया। इसी दौरान जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया, तब पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश की, खूब छाती पीटी। उसने OIC सहित कई मंचों पर भारत के खिलाफ एक अभियान सा चला दिया, लेकिन इस बार परिस्थितियां पहले जैसी नहीं थी। संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे प्रमुख देशों ने इसे भारत का आंतरिक मामला बताया और किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का समर्थन ही नहीं किया। इसके साथ ही इन देशों ने भारत में अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट की योजना की घोषणा भी जारी रखी। इससे पाकिस्तान को तो बहुत बड़ा झटका लगा। भारत की इस डिप्लोमेटिक सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक तब देखने को मिला जब UAE ने OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था। जी हाँ, पाकिस्तान ने इसका तीखा विरोध किया, फिर छाती पीटना शुरू किया और बहिष्कार करने की धमकी या ये कहें कि गीदड़ भभकी थी। उससे उम्मीद थी कि उसकी आपत्ति के बाद भारत को बुलावा जो दिया गया है वो वापस ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। OIC ने भारत को आमंत्रित रखा और पाकिस्तान की आपत्ति को इंपॉर्टेंस नहीं दी। परिणाम यह हुआ कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया, जबकि भारत ने उसी मंच से आतंकवाद और वैश्विक शांति पर अपना व्यू पूरी दुनिया के सामने रखा। इसी मजबूत डिप्लोमेसी का असर ये भी रहा कि संयुक्त अरब अमीरात
सऊदी अरब, बहरीन और मिस्र जैसे कई प्रमुख मुस्लिम देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इसे केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा के रूप में देखा गया। यूएई में विशाल हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाना यानी जमीन देना और वहां के नेतृत्व का खुला समर्थन इस बात का संकेत माना गया कि भारत और खाड़ी देशों के संबंध अब केवल तेल और व्यापार तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि सांस्कृतिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब पहुंच चुके हैं। आतंक के खिलाफ बड़ा कदम, चीन के प्लान का नया जवाब। सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में भी भारत ने खाड़ी देशों के साथ सहयोग को नए स्तर तक पहुंचाया। एक समय था जब पाकिस्तान खुद को खाड़ी देशों का प्रमुख सुरक्षा साझेदार बताता था, लेकिन समय के साथ आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। खाड़ी देशों ने भी ये महसूस किया कि आतंकवाद उनके टूरिज्म और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और आर्थिक विकास को नुकसान पहुंचा रहा है। भारत ने इसी बदलते माहौल का फायदा उठाया और रक्षा सहयोग को लगातार मजबूत किया। आज भारतीय नेवी, एयरफोर्स और आर्मी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे सेनाओं के साथ नियमित मिलिट्री एक्सरसाइजेस करती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मजबूत हो गई है। पहले भारत से आर्थिक अपराध करके कई लोग दुबई या दूसरे खाड़ी देशों में शरण ले लेते थे, भाग जाते थे, लेकिन अब दोनों पक्षों के सहयोग के कारण कई वंचित अपराधियों और आतंक से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर भारत वापस भेजा गया है। पाकिस्तान, जो कभी इन देशों के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश किया करता था, आज उसी क्षेत्र में अपना प्रभाव काफी हद तक खो बैठा है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में भारत का एक और बड़ा कदम G20 शिखर सम्मेलन के दौरान सामने आया, जब मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC की घोषणा हुई। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत को यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के माध्यम से यूरोप तक जोड़ना था। इसे केवल एक ट्रेड कॉरिडोर नहीं बल्कि भविष्य की ग्लोबल कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंट ऑप्शन माना गया। IMEC को चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के विकल्प यानी ऑप्शन के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां BRI को लेकर कई देशों में कर्ज और डेट सस्टेनेबिलिटी जैसी चिंताएं उठी हैं। वहीं IMEC को अधिक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट, सहयोग आधारित और आर्थिक रूप से टिकाऊ मॉडल के रूप में सामने किया गया है। इस कॉरिडोर के जरिए भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच सप्लाई चेन मजबूत करने, लॉजिस्टिक्स सुधारने और व्यापारिक समय कम करने का लक्ष्य भी रखा गया है। अनुमान है कि इससे कई इंपॉर्टेंट मार्गों पर ट्रांसपोर्ट टाइम की कमी आ सकती है और वैश्विक ट्रेड पर नई गतिविधि मिल सकती है। अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी के पीछे कुछ सालों के दौरान बड़ा बदलाव आया है। पहले भारत अक्सर केवल संतुलन और किसी पक्ष में ना रहने की नीति पर जोर दिया करता था, जबकि आज वो अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए कई देशों या दो देशों के स्तरों पर सक्रिय डिप्लोमेसी कर रहा है। आर्थिक शक्ति, मिलिट्री कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स आज उसकी विदेश नीति के प्रमुख आधार बन चुके हैं। ये सभी कदम भारत की बदलती विदेश नीति की दिशा को दर्शाते हैं। आज दुनिया के कई बड़े देश भारत को केवल एक विशाल बाजार के रूप में नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में भी देखते हैं। यही कारण है कि 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख केंद्रों में अपनी जगह मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ।